हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल मची है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। उसी पे इसी क्रम में जी हाँ, कल जैसा कि भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी और उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जी हाँ, गरीब गुर्गों की, दलित महादलित पिछड़ों और मुसलमान भाइयों की आवाज उठाते हैं बेबाकी से। कहीं ना कहीं ये जो 2025 के विधानसभा चुनाव है, इस बार वाकई में दिखाना है और सभी लोगों को दिखाना होगा कि एक विधायक है तो भैया सदन में अकेला दहाड़ के रख देता है। अगर मान लीजिए 15 से 20 विधायक एमएम के आ जाते हैं अगर इस बार, तो फिर सदन में क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसी पे बेबाकी से एक निजी इंटरव्यू में जो आज बातें कहा है अख्तरुल ईमान साहब, जी हाँ, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लस अमौर से विधायक भी है। चलिए हम सुनते हैं उनकी ही जुबानी। जी हाँ, सबसे पहला जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से तैयारी, उसके बाद कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, फाइनली अख्तरुल इमाम साहब ने जो बोला और जो बातें कही, इस बार तो विरोधी को नींद नहीं आने वाली है। जी हाँ, खुली किताब की तरह है जी। हम बिहार में दो लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में उन तमाम तर दलितों और मजलूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों बुनियादें हैं हमारी लड़ाई की और हम इसको मजबूती से लड़ रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों हमने यहाँ पर बाई इलेक्शन भी जीता है और 5 जगह हमारे लोग जीते, जिसमें इस तीनों जिले की नुमाइंदगी हो जाती है, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया से। और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और एमपी का इलेक्शन भी हम लड़े तो 3,09,000 वोट लाने में कामयाब हुए हैं। तो एक बुनियाद यहाँ पर बनी है। बिहार के 38 जिलों में से तकरीबन 25 ज़िले में हमारा संगठन बन गया है, हमारी तंजीम खड़ी हो गई है और हम बेशतर सीटों में, इन 25 ज़िलों के बेशतर सीटों में हमारी अच्छी खासी तैयारी चल रही है। हमने 2020 का इलेक्शन गठबंधन बनाया था, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, और हम कई छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने में कामयाब हुए थे। हरचंद के उस वक्त हम लोगों ने यह आवाज़ दी थी गठबंधन के लोगों को कि मौजूदा वक्त बिहार में नीतीश और भाजपा की जड़ें जितनी मजबूत हो गई हैं, तनहा बिहार में कोई पार्टी अकेले उसे नहीं उखाड़ सकती। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक लार्जर अलायंस बनाने की और लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने की है। अगर एमआईएम को आप जोड़ते हैं तो एमआईएम आपके साथ जाने के लिए तैयार है और दूसरे लोग एमआईएम के साथ आए तो आने के लिए। लेकिन गठबंधन के लोगों को इस बात पर जिद है कि साहब हम बीजेपी को सत्ता दे देंगे लेकिन मुसलमानों के दरमियान में कोई क़यादत खड़ी होने नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमें शामिल नहीं किया और हमने तीसरे ऑप्शन के तौर पर बिहार में इलेक्शन लड़ा और हमने खातिरखा कामयाबी हासिल की। पास ये दुनिया बड़ा अजीब व गरीब मामला है। गरीब का बेटा फिसल जाए तो आप कहेंगे कि इसे चलने का ढंग नहीं है, और अमीर का बेटा फिसल जाए तो आप कहेंगे कि बाबू फिसल गया, आह बाबू फिसल गया। ये दो रंगी जो है, आपको पता है कि कांग्रेस के लोग, जीते हुए लोगों ने जाकर बीजेपी की हिमायत की है। आपको पता है कि राजद से जीते हुए लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको पता है कि लोग दूसरे के सिंबल में जीते हैं और दूसरे के बूथ में जाकर बैठे हैं। इस वक्त भी राजद के कई लोग इस वक्त जाकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। हमें कहते हैं, यकीनन है हमने बादे मुखालिफ में चिराग जलाया है और यकीनन है कि यहाँ पर तमाम तर फ़िरका परस्त पार्टियाँ नहीं चाहती हैं कि मुसलमानों और दलितों के दरमियान में कोई सियासी क़यादत उठे और सीमांचल से कोई क़यादत उठे, और सोकल सेकुलर पार्टियाँ भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि इस इलाके की, सीमांचल को आप देखेंगे कि बिहार का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो अमन और आस्ती, जो मोहब्बत आप सीमांचल में देखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इसकी नज़ीर आप पेश नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दे दूं कि मेरे लिए राय मा क्या है यहाँ पर। मैं पिछला इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा था 2019 में, मुझे 2,94,000 वोट आए थे। अब की बार मुझे 3,09,000 वोट आए। ये इस बात का संकेत है कि एआईएम का वोट टूटा नहीं है। ये 4 लोग हमारे यहाँ भागे हैं, दगा दिया है, या कुछ सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने के लिए इनको खरीदा है, या इनको बहकाया है, इनको भटकाया है, या इनको डराया है, इनको लालच दिया है। ये 4 गए हैं। जिन लोगों ने इनको चुना था वो लोग अवाम नहीं गई है। इसलिए आप एतमाद रखिए कि आने वाले दिनों में सीमांचल की अवाम के मैंडेट को जो इन लोगों ने धोखा दिया है, यकीनन ये धूल चटाएंगे इनको। और उन पार्टियों को भी, जिन पार्टियों ने उभरते हुए, मैं कह रहा हूं
कि किसी खाते पीते लोगों के घर से कुछ चुरा लो, कमी नहीं आएगी, लेकिन फकीर के थाल से पैसे उठा लो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता मेरा है। सवाल- आप बड़ी पार्टियों को नहीं तोड़े, बल्कि आपने मुसलमानों के दरमियान में एक आजादी के बाद पहली जमात खड़ी हुई है और आपने उसको तोड़ डाला। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने के गम को मुसलमान कभी नहीं भुला सकता, और सीमांचल का हिंदू और मुसलमान जो एमआईएम को तोड़ा है उसके गुनाह को भी कभी नहीं भुला सकता। मेरा सवाल आपसे सीधा है, आप कितनी सीटों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैंने आपको सीधे तौर पर कह दिया कि 25 जिले में हमारी 72 सीटों पर तैयारी है। हमारी मरकजी क़यादत से हमारा मशवरा होना है और इंशाअल्लाह हम जल्द ही सीटों का ऐलान करेंगे, लेकिन हम अच्छी खासी सीटों पर लड़ने की इरादा रखते हैं। कुछ कोई सर्टेन नंबर या आपको कुछ certain number- मैं उस वक्त तक नंबर नहीं बता सकता हूं जब तक कि हम अपनी मरकजी क़यादत से इस ताल्लुक से देखिए, बात नहीं करें। मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि एमआईएम का एक पैटर्न है जी जी काम करने का। एमआईएम सर्टेन सीटों पर लड़ती है, जी जो प्रॉपर जहां सर्टेनिटी होती है, यही पैटर्न मैंने रीड किया पूरा ऑल ओवर इंडिया। जी। तो क्या आप उस एरिया से बाहर जाएंगे? हाँ, क्या हमने- आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे? देखिए, अगर आप हैदराबाद का पैटर्न देखेंगे तो शहर से बाहर नहीं लड़ते। बिहार का समीकरण अलग है। बिहार जातिवाद पर बटा हुआ है, जी। तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो जात और बिरादरी है, मुख्तलिफ जो हमारा क्षेत्र है, हम सबको नुमाइंदगी देंगे, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ सीट्स और जगहों से ज़्यादा होंगे। और जगह से ज्यादा होगा। पिछली बार जो आपने यहाँ चुनाव जितनी सीटों पर लगा उससे इतना कितना ज्यादा होगा? अब कितना ज़्यादा होगा ये गिनती हम उस पर बताएंगे। मैंने आपको कहा कि 2019 में हमारे पाँव इतने नहीं फैले थे, हमारी जड़ें इतनी नहीं फैली थी, मेरी शाखें इतनी नहीं फैली थी। जाहिर है कि इस वक्त बिहार में हम तनहा होने के बावजूद या 4-5 आदमी जीतने के बाद मैं बिहार के दलितों की, मुसलमानों की और बिहार के नज़रअंदाज करदा इलाका की जो नुमाइंदगी एमआईएम ने बड़ी तवानाई के साथ की है, तो आवाम पर इनका एतमाद बढ़ा है, इसलिए हमारा दायरा-ए-कार बढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों से कुछ ज़ायद पर हम इलेक्शन लड़ पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछूंगा। जब भी एमआईएम की बात होती है तो एक विवाद ये भी शुरू होता है कि आप जो बीजेपी से मुखालिफ पार्टियां हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को डैमेज कर रहे हैं। इस आरोप को आप किस तरह से लेते नहीं, देखिए, वो बेईमान लोग ये बात कहते हैं जो लोग मुसलमानों की या दलितों की क़यादत उठने नहीं देना चाहते। मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टियां ये बात कहती हैं वो वज़ीर आला बनना चाहती हैं, सत्ता में जाना चाहती हैं। तो जहां एमआईएम ने, अभी आप देख लीजिए, मैं जीत के आया तो लालू जी हमारे पुराने लीडर हैं, बड़ा हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अख्तर आके लिख के दे दो। मैंने कहा कि सर आप तो मेरे लीडर हैं बिहार में, लेकिन अवैसी साहब के सिंबल पे लड़ा हूँ, मुझे अखलाकी तौर पर उनसे बात कर लेनी चाहिए। अवैसी साहब ने कहा कि बिला शर्त आप जाइए और साथ दीजिए लालू जी का, और आप लोगों में से कोई वजीर नहीं बनेगा, और इनके 119 हो जाते हैं तो आप 5 जगह इनकी सरकार बना दीजिए, 118-19 हो जाए। इनके नहीं हो सके और सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हाउस में स्पीकर का इंतखाब हुआ या हाउस में जितने भी मुद्दे आए, मैं गठबंधन के साथ खड़ा रहा, है ना। तो मैं तो गठबंधन के साथ खड़ा हूँ, और अगर ये चाहते हैं कि साहब उनको नुकसान नहीं पहुंचे, तो जिन सीटों पे हम लड़ते हैं, एक तो उनको हमसे मुआहदा करना चाहिए। अगर हमसे मुआहदा नहीं करते हैं तो जिन सीटों पे हम लड़ते हैं, आप वहाँ मत लड़िए, बीजेपी को खुद नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा कि क्या आपको इलेक्शन से पहले कोई लामबंदी, कोई ऐसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नज़र आती है सर्टेन पॉइंट पर कि विपक्ष से आपका कोई किसी पॉइंट पर जाके एमआईएम का कोई अलायंस की गुंजाइश है? नहीं, हमारा तो दिल खुला हुआ है। हम तो साफ कहते हैं कि बिहार में आप अलायंस के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमने कहा है अलायंस के लिए हम तैयार हैं। मैं तो अवाम के सामने में रखता हूँ, मैंने चीख कर कहा है कि तुम इन लोगों को वोट दोगे तो ये अपने पार्टी के आका के सामने में तुम्हारी बात नहीं कर पाएंगे। मुझे वोट दोगे तो मैं 2 बात करूंगा, एक तो ये है कि बीजेपी के मुकाबले में जो भी हुकूमत बनेगी मैं उसका साथ दूंगा, और नंबर 2, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी आवाज उठाऊंगा। तो मुझसे ज्यादा बेहतर तो लीडरशिप को दे ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर है कि जो लोग सत्ताधारी रहे हैं या जो लोग आज अपोजिशन में, उनके पास दल है, छल है, डंडा है, लाठी है, पैसा है, सब कुछ है, और एमआईएम तो बिल्कुल निहत्थे एक लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, तो जाहिर है कि हम उनके साजिशों का शिकार हो जाते हैं। विपक्ष हमेशा ये कहता है कि ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है वो असल में बीजेपी की बी टीम है। इस आरोप को किस तरह? अच्छा, उन बेवकूफ़ों, नादानों को, अगर किसी के माई में हिम्मत है तो जरा रूबरू मुकाबला कर ले। मेरा लीडर, अगर बाबरी मस्जिद टूट जाए और जो लोग मुंह में बर्फ जमे, जिनकी कुछ बोल नहीं पाए, जब गुजरात के कातिलों के खिलाफ नहीं बोल पाए, जब बिहार में बेटियों की इज्जत लूटी जाए तो नहीं बोल पाए, जब अखलाक और पहलू खान को मारा जाए तो नहीं बोल पाए, जब एनआरसी का बिल आए तो जो लोग चुप्पी साधे रहे हैं, जो लोग जब यहाँ बिहार शरीफ जले तो कुछ नहीं बोल पाए, वो हो गए हितैषी मुसलमानों के, और जो रोए वो हो गया मुसलमानों का दुश्मन। ये तो बड़ा अजीब सा पैमाना है। ये तो आप कहेंगे कि कौवा सफेद हो गया, अब बगुला काला हो गया। तो आपने देखा, साफ साफ कहना है कि भैया
हम तो गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं 2020 की भी कहानी उन्होंने कहा बड़ी बेबाकी से। इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस ही नहीं चाहती गठबंधन करना, तो आज अख्तरुल इमाम साहब ने साफ साफ कहा कि 2020 के चुनाव में कैसे उनके साथ बर्ताव किया गया और उसके बाद अभी भी उनका दरवाजा खुला हुआ है। आइए बातें कीजिए। विशेष अख्तरुल इमाम साहब ने जो बातें कही है उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।